डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिजाइन ऑफ द शाफ्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट जब काम कर रहा हो शाफ्ट के ऊपर। ठीक है ना, ये शाफ्ट है, ठीक है ना, शाफ्ट जो है, और इस शाफ्ट के ऊपर जो है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट भी काम कर रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी काम कर रहा है। ठीक है ना, शाफ्ट के ऊपर क्या काम कर रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी और बेंडिंग मोमेंट भी काम कर रहा है। कैसे? जैसे आपका कोई, हमने आपको डिजाइन ऑफ द शाफ्ट जब हमने शुरू में पढ़ाया था तो बताया था कि कोई मोटर है, ठीक है ना, इसके ऊपर पुली है और यहाँ पर बेल्ट लगा करके दूसरा शाफ्ट है। एक शाफ्ट, शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2, इसके ऊपर ये मोटर माउंटेड है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये बेल्ट लगाए हैं तो ये इधर खींचा हुआ जाएगा कि नहीं, ये इधर खींचा हुआ जाएगा कि नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, ठीक है ना, और ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये कोई शाफ्ट है आपका, ठीक है। अब शाफ्ट के ऊपर कोई डिस्क यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई डिस्क माउंटेड है, ठीक है। अब ये डिस्क भी का भी लोड है और ये ट्विस्ट भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट बोथ। ठीक है, और ये सब कंडीशन हमने बताया था। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा हम देखेंगे कि शाफ्ट यदि हमारा क्या होगा कि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होगा, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट, तो हमारा बेंडिंग इक्वेशन लगता है, क्या लगता है, बेंडिंग इक्वेशन निकलता है। और इस बेंडिंग इक्वेशन से हमने जो है आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने बताए थे, ठीक है ना। आप यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए, टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस। वाई इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो जब शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली हो, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, तो हमारा ये इक्वेशन निकला था बेंडिंग मोमेंट का, याद रखिएगा, ये अभी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, यदि शाफ्ट सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट काम कर रहा हो शाफ्ट के ऊपर, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट हमने आपको बताया था किस तरह से इसको करते हैं। और ये टोर्सन इक्वेशन आपको हमने बताया था। टोर्सन इक्वेशन क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड दी शाफ्ट। आर क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका शाफ्ट बेंड होगा तो ये सरफेस इधर ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। और ये टोर्सन इक्वेशन हमने, और इस टोर्सन इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन का यूज किया था। और इसमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और बेंडिंग में सिर्फ जो है हमारा इनर्शिया था, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये क्या है आपका, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर यहाँ पर टॉर्क आप निकाले हैं, ठीक है ना, ट्विस्टिंग मोमेंट, ये क्या हो गया, पाई/16 टाउ डी पावर क्यू, और ये हॉलो शाफ्ट के लिए। अब ये दोस्तों था तब जब हम डिजाइन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, जब सिर्फ या तो बेंडिंग मोमेंट मानेंगे या सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट मानेंगे। मतलब दो पहलवान है, एक ट्विस्टिंग और दूसरा बेंडिंग। लेकिन आज जो है कंबाइंड हम पढ़ रहे हैं, क्या, कंबाइंड, एक शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, ठीक है ना। तो जब शाफ्ट के ऊपर कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट लगे तो शाफ्ट जो है थ्योरी ऑफ फेल्यूर जो है के बेसिस पर डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब उसमें दो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फेल्यूर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। उसमें पहला जो है वो तो सिंपल स्ट्रेस थ्योरी और ये सब था, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, यहाँ कंबाइंड वाले के ऊपर जाएंगे, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन आप पढ़े होंगे वहाँ से निकल करके आता है। तो पहला चूंकि ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, कौन सा, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग के आधार पर निकलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का यूज करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
थ्योरी, और इसी को बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंकाइन्स थ्योरी। ये जो है साइंटिस्ट साहब थे, ठीक ना। और दूसरा जो है, और ये ध्यान रखिएगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक ना। किसके लिए यूज करते हैं? डक्टाइल मटेरियल के लिए। और दूसरा यदि आप ध्यान देंगे, ठीक ना, दूसरी थ्योरी, तो दूसरा कौन सा लोड लग रहा है? बेंडिंग। तो दूसरा लगाएंगे हम यहाँ पर बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग में कौन सा यूज करेंगे? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। क्या यूज करेंगे? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। और इसको बोलते हैं गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी, सॉरी, क्या बोलते हैं? गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, और ये जो यूज करते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ये यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, सच एज कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। तो आइए एक एक यूज करें और आपको दिखाएं। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या निकालते थे? टाउ मैक्स। क्या निकालते थे? टाउ मैक्स, ठीक ना। और ये क्या होता था? हाफ और स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर, यही इक्वेशन होता था। ये यदि याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो क्या उपाय है? नहीं याद आ रहा हो तो अब इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन के थ्योरी में जा करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई इधर लग रहा है, और इधर टाउ एक्स वाई, और इधर टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर आप निकालते थे, ठीक ना, नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा? सिग्मा एन, और यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक ना। यहाँ से जो टेंजेंशियल स्ट्रेस याद निकालते थे, तो याद कीजिए क्या निकलता था? हाफ, ठीक ना, और स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक ना। टाउ मैक्स जो निकलता था याद होगा। और इसमें नॉर्मल जो निकलता था सिग्मा एन, क्या निकलता था? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस 2 निकलता था, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक ना। और हाफ, और सेम यही निकलता था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो ये वहाँ से निकल करके आता है, ठीक है। तो वही इक्वेशन अब हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है, ठीक है ना। सिग्मा बी मतलब बेंडिंग, और ये किसके जगह पर आ गया? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा बी और टाउ का वैल्यू, ठीक ना, सिग्मा बी और टाउ का वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रख सकते हैं सर। यहाँ देखिए तो सॉलिड शाफ्ट के लिए टाउ का यदि वैल्यू निकालेंगे, अभी हम बताए थे ना ट्विस्टिंग मोमेंट में, तो टाउ का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16t, ध्यान दीजिएगा, 16t अपॉन पाई डी क्यू, होगा कि नहीं? तो हम यहाँ पर रख दें। अब ये देखिए तो यहाँ पर हाफ और स्क्वायर रूट सिग्मा बी अभी रहने दीजिए प्लस 4 टाउ स्क्वायर, तो यहाँ टाउ का वैल्यू तो निकाल लिया आप, क्या निकला? 16t, आपके सामने रख करके लिख रहे हैं, टू दी स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब सिग्मा बी का वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा बी भी आपको हम बता दें। यहाँ पर देखिए सिग्मा बी का वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा? देखिए तो यही आप निकाले ना बेंडिंग मोमेंट, तो सिग्मा बी कितना निकलेगा? 32m अपन पाई डी क्यू नीचे आ जाएगा, सही है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख दें, ठीक है। क्या हो जाएगा? 32, ठीक है ना, 32m अपन पाई डी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताएं, कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? टाउ मैक्स, ये क्या है? टाउ मैक्स।
और इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, टाउ मैक्स इक्वल टू, ये हाफ रहने दीजिए, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, ये हाफ, इधर 32 अपन पाई डी क्यू कॉमन ले सकते हैं क्या, सब स्क्वायर में है, इधर क्या बचेगा एम स्क्वायर, और ये 4 अंदर गया होगा तो 2 बन करके गया होगा, 2 इंटू 16 32, 32 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टाउ मैक्स मतलब इधर 2 से ये क्या हो गया 16, तो इधर इधर लेते आइए, ये क्या हो जाएगा पाई डी क्यू अपन 16 इंटू टाउ मैक्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक ना, यही हुआ ना। तो ये एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। दिस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टर्म इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक ना। कहाँ से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पर अभी आप निकाले थे ना टाउ इक्वल टू 16 टी पाई डी क्यू, तो 16 टी टाउ आप निकाले हैं ना, तो क्या है यहाँ पर टाउ मैक्स यदि आप निकालेंगे तो क्या होना चाहिए था 16 टी पाई डी क्यू, यही है ना। तो आप निकालेंगे यहाँ पर तो देखिए वही चीज़ आया है कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टाउ मैक्स आप निकालेंगे तो क्या है यहाँ पर 16 पाई डी क्यू इंटू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की जगह होना क्या चाहिए था, कैपिटल टी होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये क्या लिख देते हैं टाउ मैक्स इक्वल टू 16 पाई डी क्यू इंटू टी ई, और ये टी ई क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। इसको इंडिकेट किया है किससे, टी ई से, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट मीन्स, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज डिफाइंड एज द ट्विस्टिंग मोमेंट which when acting alone produces the same shear stress tau as the actual twisting moment, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ पर टी ई याद रखिए, टी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई डी क्यू अपन 16 इंटू टाउ मैक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या निकला आपका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये पहला थ्योरी था कौन सा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बाद हम लोग क्या यूज करें, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ये तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, ठीक ना, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी अभी हमने आपको बताया था, ठीक ना, यही नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा बी मैक्स, ठीक ना, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ सिग्मा बी प्लस हाफ स्क्वायर रूट सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर ये सिग्मा बी मैक्सिमम और हाफ सिग्मा बी का वैल्यू अभी हमने आपको दिखाया था कहीं पे, ठीक है ना। सिग्मा बी का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, देखिए यहाँ पर पाई बाय 32 सिग्मा बी डी क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 एम पाई डी क्यू, 32 एम पाई डी क्यू प्लस हाफ और स्क्वायर रूट सिग्मा बी का अगेन 32 एम अपन पाई डी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4, और टाउ का भी वैल्यू हम निकाले थे 16 टी पाई डी क्यू, ठीक है ना, 16 टी पाई डी क्यू, 16 टी और पाई डी क्यू का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू, अब यहाँ क्या कॉमन आ सकता है देखिए, तो ये हाफ, ये 32 अपन
पाई डी क्यू कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बचेगा कि नहीं, m, और प्लस ये स्क्वायर रूट, इधर क्या है, इधर भी 32/πd³ बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, m स्क्वायर और यहाँ t स्क्वायर, ये इक्वेशन बचा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा बी मैक्स का वैल्यू थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर सिग्मा बी मैक्स, सिग्मा बी का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बी का वैल्यू, सिग्मा बी 32 m/πd³, 32 m/πd³। ठीक है, तो 32 m/πd³, तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं सिग्मा बी मैक्स, क्या लिखेंगे हम, क्या 32/πd³ और एम ई लिखें, तो यहाँ पर एम ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एम ई की जगह पर यही आएगा ना, हाफ और एम प्लस m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। Equivalent bending moment, that means the moment which when acting alone produces the same tensile or compressive stress as the actual bending moment. Equivalent bending moment is the moment which when acting alone, अकेले काम कर रहा हो, तो it will produce the same effect as the individual bending moment and twisting moment will produce. ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। अब यदि हॉलो शाफ्ट हो तब इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पर हॉलो शाफ्ट लिख देते हैं, फॉर हॉलो शाफ्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर हॉलो शाफ्ट क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, हाफ, ये तो होगा ही होगा हाफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम m और t का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, π/32 सिग्मा बी डी नट का q, और ये 1 माइनस di/4/d नट⁴ याद रखिएगा। और टी ई जब निकालेंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होता था इसका, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही होता था ना इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, और दैट विल बी इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी नट का q, सेम यही आएगा 1 माइनस di/4/d नट⁴। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। जब कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से जो है हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, और यहाँ भी जो है कि डायमीटर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी डायमीटर निकालते हैं और यहाँ भी डायमीटर निकालते हैं। मतलब सेम प्रॉब्लम के लिए जब ट्विस्टिंग होगा और बेंडिंग होगा तो हम डायमीटर निकालेंगे दो फार्मूला से। ठीक है, तो बोलिएगा सर दोनों फार्मूला से सेम आना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल सेम नहीं आना चाहिए, सेम नहीं आएगा। ठीक है, एक ज़्यादा आएगा एक कम आएगा, तो जो ज़्यादा वाला आएगा उसको हम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू consider higher value of डायमीटर। ठीक है, दो वैल्यू आएगा डायमीटर का, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे हम लोग। तो दो वैल्यू यदि आएगा तो जो है कहीं भी डायमीटर का दो वैल्यू आएगा तो हायर वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इन वैल्यूज को याद भी रखना है, ठीक है ना। और जब भी समय मिलता है तो खूब इन वीडियोज़ को देखिए, तो क्या होगा, जितना आप ज़्यादा देखेंगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, एक बार दो बार तीन बार,
ठीक है, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते रहे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिमेंबर दिस equivalent twisting moment and equivalent bending moment. Once again, thank you very much.